नहीं, मैं ये बकवास समझौता नहीं करने वाली। 25 वर्षीय अवनी ने अपने चाचा के सामने मेज पर जोर से कागजात पटक दिए। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। अवनी पिछले 5 साल से एजी डिजाइन नामक अपनी छोटी लेकिन सफल इंटीरियर डिजाइन फर्म चला रही थी। लेकिन उसके पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसे पता चला कि फर्म पर $50 लाख का कर्ज है, जिसे उसके चाचा श्री गुप्ता चुकाने के लिए तैयार थे, एक शर्त पर। अवनी, ये बकवास नहीं है, ये व्यापार है, श्री गुप्ता ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। तुम्हारे पिता ने मरने से पहले देवराज सिंह शेखावत से ये कर्ज लिया था। देवराज सिंह एक क्रूर व्यापारी हैं। वो सिर्फ पैसे नहीं लेंगे, वो बदले में एजी डिजाइन को खत्म कर देंगे। मेरा समझौता तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को बचाएगा। अवनी ने हताश होकर अपने बाल सहलाए। वह शर्त क्या है? श्री गुप्ता ने एक गहरा लिफाफा आगे बढ़ाया। देवराज की कंपनी शेखावत एम्पायर को मुंबई में $100 मिलियन का लग्जरी प्रोजेक्ट मिला है, ओशन हाइट्स। उन्हें अपने प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक इंटीरियर डिजाइन पार्टनर चाहिए। देवराज की शर्त है कि वो कर्ज माफ कर देंगे, तुम्हारी कंपनी को खरीदेंगे नहीं और तुम्हें 50% मुनाफा देंगे अगर तुम 6 महीने के लिए उनकी पर्सनल असिस्टेंट ऑन पीए बनकर काम करो। अवनी चौंक गई। पर्सनल असिस्टेंट? मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूं। मैं किसी अहंकारी व्यापारी की पीए क्यों बनूं? श्री गुप्ता ने धीरे से कहा। क्योंकि उन्होंने तुम्हारे काम की तारीफ की है। वह तुम्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से दूर रखना चाहते हैं। और हाँ, उन्होंने ये भी साफ कर दिया है, वो एक बेहद रूखे, अभिमानी और डिमांडिंग बॉस हैं। उनके साथ टिकना आसान नहीं होगा। अवनी को पता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये न सिर्फ उसके पिता का सम्मान बचाने की बात थी, बल्कि उसके सपनों की फर्म को बचाने की भी बात थी। ठीक है, उसने कठोरता से कहा, मैं 6 महीने के लिए उनकी पीए बनूंगी, लेकिन मैं कोई गुलाम नहीं बनूंगी। मैं सिर्फ काम करूंगी। अगले ही दिन अवनी शेखावत एम्पायर के आलीशान कॉर्पोरेट टावर पहुंची। 60वीं मंजिल पर, जहां देवराज का पर्सनल ऑफिस था, पूरी तरह से खामोशी थी। वहां की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ने उसे ब्रीफ किया। सर सिर्फ काम की बात करते हैं, वो पर्सनल स्पेस में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते। और हाँ, वो समय को लेकर बेहद सख्त हैं। 1 सेकंड की देरी भी उन्हें मंजूर नहीं। तभी दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। वह व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ताकत थी। देवराज सिंह शेखावत। लगभग 32 वर्ष का, उसकी शारीरिक बनावट किसी ग्रीक मूर्ति जैसी थी। ऊंचा कद, चौड़े कंधे और एक बेहद सधा हुआ पहनावा। लेकिन जो चीज लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, वो थी उसकी आंखें, बर्फीली, काली और बेहद कठोर, जिनमें जरा भी भावना नहीं थी। उसके चेहरे पर हर समय एक हल्की सी उपहास भरी मुस्कान रहती थी, जो साफ बताती थी कि वो खुद को सबसे ऊपर मानता है। वो बिना अवनी को देखे सीधे अपनी सीट की ओर बढ़ा और अपनी मेज पर बैठ गया। तुम अवनी हो, है ना? उसकी आवाज गहरी और अधिकारपूर्ण थी, जैसे किसी आदेश की गूंज। हाँ, मिस्टर शेखावत, मैं आज से आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, अवनी ने पेशेवर लहजे में जवाब दिया। देवराज ने सिर्फ एक पल के लिए अपनी आंखें ऊपर की, अवनी को सिर से पैर तक स्कैन किया और फिर एक ठंडी मुस्कान दी। गुड। पहली बात, मेरे लिए काम का मतलब है परफेक्शन। ये समझौता तुम्हारे लिए एक कर्ज चुकाने का जरिया हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे समय की बर्बादी है, उसने कहा। दूसरी बात, मैंने तुम्हें तुम्हारी डिजाइन प्रतिभा के लिए नहीं चुना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मुझे एक ऐसी पीए चाहिए जो सवाल न करे, सिर्फ आदेश माने। वह उठा और मेज पर झुककर अवनी के करीब आया। उसके शरीर की ताकत और उसकी इत्र की खुशबू अवनी को महसूस हुई। और तीसरी बात, उसकी आवाज धीमी लेकिन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। तुम 6 महीने तक मेरी संपत्ति हो। तुम्हें मेरे साथ हर मीटिंग, हर यात्रा पर जाना होगा। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी भावनाएं, ये सब मेरे ऑफिस के बाहर रहेगा। क्या तुम समझती हो, मिस अवनी? अवनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी घबराहट को छुपाया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज को स्थिर रखा। मैं पूरी तरह समझती हूँ मिस्टर शेखावत। मैं सिर्फ आपकी पीए हूँ और मैं अपना काम करूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। देवराज ने उसकी आंखों में उस आत्मविश्वास की झलक देखी जिसने उसे हैरान कर दिया। उसकी कठोर आंखें थोड़ी देर के लिए रुकी, जैसे वो उस चुनौती को स्वीकार कर रहा हो। वो वापस अपनी सीट पर गया और एक फाइल अवनी की तरफ फेंक दी। अच्छा, तो ये रहा तुम्हारा पहला काम। कल सुबह हमें गोवा के लिए निकलना है। ये वहां के ओशन हाइट्स साइट का ब्लूप्रिंट है। इसे आज रात तक पूरी तरह से पढ़ लो। मैं 10 बजे से पहले सोना पसंद करता हूँ। 2 बजे रात के तुम मेरे कमरे में मेरे लिए कॉफी लेकर आओगी। तुम्हें इस फाइल के हर सवाल का जवाब देना होगा। अवनी को लगा जैसे उसके गाल पर किसी ने थप्पड़ मारा हो। रात के 2 बजे? उसके कमरे में? ये सिर्फ काम नहीं हो सकता था। मिस्टर शेखावत, क्या ये काम आवश्यक है? अवनी ने प्रतिरोध किया। देवराज ने एक पल के लिए आंखें बंद की,
जैसे उसे उसका सवाल सुनकर दर्द हो रहा हो। फिर उसने अपनी आंखें खोली और उनमें तेज आग थी। आवश्यकता पर सवाल मत उठाओ अवनी। याद रखो, $50 लाख का कर्ज हवा में नहीं उड़ा है। तुम यहाँ मेहरबानी के तहत हो। अब बाहर जाओ और काम शुरू करो, और अगर तुम 2 बजे दरवाजे पर नहीं दिखी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आज ही टूट जाएगा और तुम्हारी फर्म नीलाम हो जाएगी। अवनी ने मुट्ठी भींच ली। वो जानती थी कि ये 6 महीने उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। क्या अवनी उस रात 2 बजे देवराज के कमरे में जाएगी? अवनी ने रात 1:55 बजे अपने हाथ में कॉफी मग पकड़ा। उसके ऑफिस के कपड़े अब आरामदायक पजामे में बदल चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। उसने पिछले कई घंटों में ओशन हाइट्स के ब्लूप्रिंट्स को रट लिया था। कॉफी मग की गर्मी उसके हाथ में असहज लग रही थी, ठीक वैसे ही जैसे देवराज का बुलावा। ये सिर्फ ब्रीफिंग नहीं थी, ये अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। वो जानती थी कि अगर वो आज रात कमजोर पड़ी तो देवराज अगले 6 महीने तक उसे रौंदता रहेगा। वह धीरे से 60वीं मंजिल पर देवराज के निजी स्वीट के दरवाजे के पास पहुंची। स्वीट का दरवाजा भव्य और भारी था। उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर आओ, देवराज की गहरी आवाज ने तुरंत उत्तर दिया। अवनी ने दरवाजा खोला। स्वीट विशाल था। एक तरफ बड़ी खिड़कियां थीं जहां से रात का जगमगाता मुंबई शहर दिख रहा था। दूसरी तरफ देवराज एक काले सिल्क के बाथरोब में अपने सोफे पर बैठा था। उसके पास एक ग्लास टेबल पर वाइन का ग्लास रखा था। वह खुद फाइलें नहीं देख रहा था बल्कि सिर्फ बैठा था, इंतजार कर रहा था। देवराज की आंखें अवनी के प्रवेश करते ही उस पर टिक गईं। उसके चेहरे पर वही हल्की, उपहास भरी मुस्कान थी। तुम आ गईं। मुझे लगा था कि तुम हार मानकर भाग जाओगी, उसने बिना कोई शिष्टाचार दिखाए कहा। अवनी ने संयम रखा। मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसे पूरा करूंगी मिस्टर शेखावत। ये रही आपकी कॉफी। उसने मग को सावधानी से ग्लास टेबल पर रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो उनके बहुत करीब न जाए। देवराज ने कॉफी नहीं उठाई। उसने अवनी की आंखों में देखा। मैंने तुम्हें यहाँ कॉफी रखने के लिए नहीं बुलाया था। यहाँ बैठो। उसने अपने सामने वाले सोफे की ओर इशारा किया। अवनी बैठ गई। उसने अपने हाथ बांध लिए, एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए। तो ओशन हाइट्स का ब्लूप्रिंट तुम क्या समझी? देवराज ने सवाल किया। अवनी ने तुरंत पेशेवर स्वर में जवाब दिया। सर, ब्लूप्रिंट्स में एक बड़ा विरोधाभास है। आप 35वीं मंजिल पर जो स्काई लाउंज बना रहे हैं वो वास्तु के अनुसार ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर रहा है। मैंने एक बेहतर लेआउट तैयार किया है जो... रुको, देवराज ने उसे बीच में टोका। मैंने तुमसे समाधान नहीं मांगा, मैंने तुमसे सिर्फ समझ मांगी थी। और हाँ, जब तुम मुझसे बात करती हो तो मुझे अपनी आंखें नहीं बल्कि अपनी पूरी अटेंशन दो। वो उठकर उसके सामने खड़ा हो गया। अवनी को पीछे झुकना पड़ा। उनका शरीर बहुत करीब था। देवराज का बाथरोब थोड़ा खुला था जिससे उसकी छाती का एक हिस्सा दिख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिजाइन पर सवाल उठाने की? तुम्हें पता है कि ये डिजाइन किसने बनाया है? देवराज की आवाज अब ठंडी नहीं बल्कि गर्म और खतरनाक थी। अवनी ने अपनी आंखें नहीं झुकाईं। मुझे पता है सर, लेकिन मेरा मानना है कि इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर मेरी विशेषज्ञता ये बताती है कि उस लाउंज की जगह पर एक इन्फिनिटी पूल बेहतर लगेगा। जो... इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, देवराज ने अपना हाथ सोफे के हैंडल पर रखा, ठीक उसके सिर के बगल में। वो अब पूरी तरह से अवनी के ऊपर झुका हुआ था। उसकी आंखों में एक तीव्र चुनौती देने वाली चमक थी। तुम्हारा मानना यहाँ मायने नहीं रखता अवनी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें अवनी के चेहरे पर पड़ रही थीं। तुम मेरी पीए हो। तुम्हारा काम मेरे सपनों को पूरा करना है, न कि उन्हें चुनौती देना। ये क्षण बेहद तनावपूर्ण था। ये स्पष्ट था कि ये सिर्फ डिजाइन की बात नहीं थी, यह उनके बीच की व्यक्तिगत शक्ति की लड़ाई थी। अवनी ने अचानक अपनी बाँह उठाई और देवराज के सीने पर हल्का सा धक्का दिया। यह धक्का ताकतवर नहीं था, लेकिन इतना था कि दोनों के बीच थोड़ी दूरी बन जाए। मैंने कहा कि मैं अपना काम करूंगी मिस्टर शेखावत, लेकिन मैं अपनी सीमाएं नहीं टूटने दूंगी, अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने एक डिजाइनर के रूप में आपकी शर्त मानी है, न कि आपकी संपत्ति के रूप में। मेरी विशेषज्ञता मेरी ताकत है और मैं इसे दबाऊंगी नहीं। देवराज अचानक सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी प्रशंसा और अविश्वास का मिश्रण था। किसी ने भी आज तक उसे इस तरह से चुनौती नहीं दी थी। उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया, लेकिन ये हंसी खुशी की नहीं बल्कि व्यंग्य की थी। तुम साहसी हो अवनी, बहुत साहसी। उसने वापस सोफे पर बैठकर वाइन का घूंट लिया। ठीक है, तो इन्फिनिटी पूल। मुझे कल सुबह 7 बजे गोवा के लिए फ्लाइट चाहिए। तुम मेरे साथ चलोगी। वहां तुम मुझे अपने इस बेहतर डिजाइन का ब्लूप्रिंट समझाओगी। लेकिन अगर ये मुझे पसंद नहीं आया तो तुम मेरी मर्जी के बिना आगे कोई सुझाव नहीं दोगी। और हाँ, अगली बार 2 बजे
सिर्फ कॉफी लाना, कोई बहादुरी नहीं। समझौता मंजूर है, अवनी ने तेजी से कहा और खुद को हल्का महसूस करते हुए उठी। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, देवराज ने पीछे से कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ी मस्ती थी। अवनी। वो मुड़ी। कॉफी ठंडी हो गई है। अगली बार 2 बजे गर्म कॉफी चाहिए, याद रहे। अवनी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन वो जानती थी कि उसने पहली लड़ाई जीत ली थी। अब उसे देवराज को यह साबित करना था कि वो सिर्फ एक पीए नहीं, बल्कि एक ताकतवर सहयोगी भी थी। अगली सुबह अवनी ठीक 7 बजे देवराज के निजी जेट पर पहुंची। उसने ये सुनिश्चित किया कि वो पेशेवर लेकिन आत्मविश्वास से भरी दिखे। देवराज पहले से ही अपनी सीट पर बैठा था, एक लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने एक पल के लिए भी अवनी की तरफ नहीं देखा। उसका रूखापन उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। अवनी ने चुपचाप उसके सामने वाली सीट ली और ओशन हाइट्स के संशोधित ब्लूप्रिंट पर काम शुरू कर दिया। 10 मिनट की चुप्पी के बाद देवराज ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे देखा। क्या तुम हमेशा इतनी शांत रहती हो, या ये सिर्फ मेरे आसपास का डर है? उसने व्यंग्य किया। अवनी ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए अपनी नज़र ब्लूप्रिंट से हटाई। मैं सिर्फ काम पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ, मिस्टर शेखावत। आपको गोवा में मेरी ब्रीफिंग से पहले हर डिटेल पता होनी चाहिए। डिटेल्स? देवराज ने कहा, अपनी सीट पर आरामदायक होते हुए। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे डिजाइन में कमी क्यों लगी। ये तुम्हारी अहंकार है। तुम मानती हो कि एक साधारण पीए का काम करने से तुम्हारी प्रतिभा बर्बाद हो रही है। ये अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है, अवनी ने दृढ़ता से जवाब दिया। और मेरे लिए ये समझौता मेरी फर्म को बचाने का एकमात्र तरीका है, इसलिए मैं ये काम पूरे मन से कर रही हूँ। देवराज ने अचानक अपनी सीट से झुककर अवनी के हाथ में रखे पेन को छीन लिया। उनका हाथ छू गया, जिससे अवनी को एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई। मुझे अपनी प्रतिभा बेचने वाले लोग पसंद नहीं हैं, अवनी। मुझे वे लोग पसंद हैं जो मेरे लिए उत्कृष्टता लाते हैं। अब मुझे समझाओ कि क्यों मेरा $10 मिलियन का स्काई लाउंज तुम्हारे इन्फिनिटी पूल से खराब है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अवनी ने पेन वापस पाने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और बिना डरे पूरी योजना समझा दी। आपका स्काई लाउंज शानदार है, लेकिन ओशन हाइट्स की पहचान नहीं बन पाएगा। उस ऊंचाई पर हम एक इन्फिनिटी पूल बनाकर बिल्डिंग के नाम को सच कर सकते हैं। यह न सिर्फ वास्तु दोष दूर करेगा, बल्कि ये शहर के सबसे अमीर लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बनेगा। ये 100% ज्यादा मीडिया अटेंशन लाएगा। देवराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे के हाव भाव न तो सहमति के थे, न ही अस्वीकृति के। जब अवनी खत्म हुई तो देवराज ने धीरे से पेन वापस उसकी मेज पर रख दिया। ठीक है, तुम्हारा विचार व्यावसायिक रूप से मजबूत है, उसने अनिच्छा से स्वीकार किया। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ मेरी मर्जी पर टिका है। गोवा में व्यक्तिगत सीमाएं। दोपहर तक वे गोवा पहुंच चुके थे। देवराज ने अवनी के लिए कोई अलग होटल नहीं लिया था। उसे उसी बीच साइड विला में ठहरना था जहां वो खुद रुका था, ताकि वो हमेशा काम के लिए उपलब्ध रहे। विला शानदार था। अवनी को एक कमरा दिया गया जो सीधे देवराज के मास्टर स्वीट के बगल में था। शाम को उन्हें साइट पर एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलना था। अवनी पूरी तैयारी में थी। जैसे ही वो अपने कमरे से निकली, उसने देवराज को विला के पूल के पास खड़े देखा। उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और वो अभी अभी पूल से निकला लग रहा था। उसके मजबूत तराशे हुए शरीर पर पानी की बूंदें थीं। अवनी ने जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश की। तुम कहाँ जा रही हो, मिस अवनी? देवराज ने बिना मुड़े पूछा। वो रुक गई। मैं सोच रही थी कि मैं कार में आपका इंतजार करूं। देवराज मुड़ा। उसके चेहरे पर वही उपहास भरी मुस्कान थी। नहीं, तुम यहीं इंतजार करोगी। और ये गोवा है अवनी, ये कॉर्पोरेट टावर नहीं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी संवेदनशीलता के लिए हर बार कपड़े बदलूं? वो उसके पास आया और उसने एक टॉवल उठाया, जिसे उसने धीरे धीरे अपने कंधे पर लपेटा। तुम अब मेरी पीए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरे बिजनेस और मेरे निजी जीवन के बीच की पतली रेखा पर चलोगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें मेरे व्यक्तिगत पक्ष से भी निपटना होगा। अवनी ने गहरी सांस ली। आप मीटिंग के लिए तैयार कब होंगे, सर? देवराज ने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली। मैं हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक इस पेशेवर कवच को पहनकर रखती हो। तुम एक आकर्षक महिला हो, अवनी, और मैं एक आदमी हूं। ये एक स्पष्ट चुनौती थी, एक सीमा को पार करने का प्रयास। अवनी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो गया है। आप भूल रहे हैं कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, मिस्टर शेखावत, और मैं आपको भी यही याद दिलाती रहूंगी, अवनी ने साहस जुटाकर कहा। देवराज ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उनके बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। उसकी आंखें उसकी आंखों से नीचे उसके होठों पर गईं। मैं कुछ भी नहीं भूलता अवनी, खासकर वो नहीं जो मेरे पास है, उसने कहा। और अब चलो चलते हैं। मेरे पास तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए नहीं है।
वह चला गया और अवनी को अकेला छोड़कर गया, जिसका दिल तेज धड़क रहा था और मन पूरी तरह से अशांत था। वो जानती थी कि देवराज सिर्फ उसकी योग्यता को ही नहीं बल्कि उसके आत्मनियंत्रण को भी परख रहा था। अगले 6 महीने सिर्फ काम के बारे में नहीं थे, ये एक बेहद निजी, जटिल और बोल्ड खेल था। शाम की मीटिंग ओशन हाइट्स की निर्माण साइट पर होनी थी। जैसे ही अवनी और देवराज वहां पहुंचे, कंस्ट्रक्शन टीम के प्रमुख इंजीनियर्स और इन्वेस्टर्स का एक समूह उनका इंतजार कर रहा था। देवराज एक बार फिर पूरी तरह से औपचारिक और रौबदार लग रहा था। मीटिंग शुरू हुई और देवराज ने बिना किसी भूमिका के अवनी की तरफ देखा। मिस अवनी, मुझे मेरे इंजीनियर्स को अपने इन्फिनिटी पूल के विचार से अवगत कराओ, उसने आदेश दिया। अवनी ने आगे बढ़कर आत्मविश्वास से प्रेजेंटेशन शुरू किया। उसने सिर्फ डिजाइन की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया बल्कि संख्या और व्यावहारिकता पर भी जोर दिया। मिस्टर शेखावत ने इस प्रोजेक्ट के लिए विजन दिया है, अद्वितीय लग्जरी। स्काई लाउंज एक अच्छा विचार है, लेकिन एक इन्फिनिटी पूल जो सीधे समुद्र के दृश्यों को प्रतिबिंबित करेगा, खरीदारों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा। ये हमारी मार्जिनल लाभ क्षमता को 15% तक बढ़ा देगा और ये वास्तु के सिद्धांतों के साथ भी संरेखित होगा। उसने तकनीकी डेटा, लागत अनुमान और विपणन मार्केटिंग रणनीति को इस तरह से पेश किया कि इंजीनियर्स और इन्वेस्टर्स दोनों प्रभावित हुए। ये सिर्फ एक डिजाइनर की प्रस्तुति नहीं थी, ये एक कठोर व्यवसायी की सोच थी। मीटिंग के अंत में एक प्रमुख इन्वेस्टर ने ताली बजाई। शानदार, मिस अवनी, आपका दृष्टिकोण ताजगी भरा है। मिस्टर शेखावत, मुझे लगता है कि हमें इस डिजाइन पर आगे बढ़ना चाहिए। रुद्रन नाम पहले नहीं आया है, मैं इसे देवराज से ठीक कर रहा हूँ। देवराज ने पूरी मीटिंग के दौरान शांत रहकर अवनी को बोलते हुए देखा। जब मीटिंग खत्म हुई और सब लोग जा चुके थे तो देवराज अवनी के पास आया। तुमने उन्हें प्रभावित किया, देवराज ने स्वीकार किया। उसकी आवाज में एक अनिच्छुक प्रशंसा थी। तुम सिर्फ सुंदर चेहरे और डिजाइनिंग की शौकीन नहीं हो, तुम तेज हो। अवनी ने कंधे उचकाए। मैंने आपको कहा था मिस्टर शेखावत, मैं काम पूरी गंभीरता से करती हूँ। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, उसने कहा, अपनी आवाज धीमी करते हुए। अपनी जीत का जश्न जल्दी मत मनाओ, ये सिर्फ पहली मंजिल है। रात के खाने का न्योता उस रात देवराज ने अवनी को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहा। यह विला के बाहर समुद्र के किनारे एक विशेष रेस्टोरेंट में था। रेस्टोरेंट में मेज पर सन्नाटा पसरा था। देवराज ने वाइन ऑर्डर की। तुम्हारा डिजाइन मुझे पसंद नहीं था, देवराज ने अचानक कहा। अवनी ने चौंका। लेकिन आपने अभी कहा कि? हाँ, मैंने कहा कि तुमने सबको प्रभावित किया, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पसंद नहीं था। मैं इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरे मुनाफे को बढ़ाएगा। व्यापार सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलता। अवनी ने गहरी सांस ली। आप मुझे कभी खुलकर प्रशंसा नहीं देंगे, है ना? देवराज ने वाइन का ग्लास उठाया और उसकी आंखों में देखा। प्रशंसा मेरे लिए बेकार है। मैं काम से प्रभावित होता हूँ, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी, वह प्रशंसनीय है। इस क्षण के बाद बातचीत थोड़ी बदल गई। तुम हमेशा इतनी रक्षात्मक क्यों रहती हो अवनी? देवराज ने सवाल किया। क्या तुम डरती हो कि कोई तुम्हारी कमजोरी जान लेगा? अवनी ने सीधा जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ अपनी सीमाओं को बचाती हूँ। मेरी कंपनी, मेरे पिता का नाम, सब कुछ दांव पर है। मैं आपकी दया पर नहीं जी सकती। देवराज ने वाइन पी ली। दया? मैंने कभी किसी पर दया नहीं की। मैंने तुम्हारी फर्म खरीद ली होती, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारी प्रतिरोध की भावना मुझे ज्यादा आकर्षित करती है। ये पहली बार था जब उसने स्पष्ट रूप से अपने व्यक्तिगत आकर्षण का उल्लेख किया था। अवनी का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। आप आकर्षक क्यों हैं मिस्टर शेखावत? अवनी ने साहस जुटाकर पूछा। देवराज ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं। मेरा अतीत जटिल है, लेकिन जो मैं हूं वो सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं नियंत्रण पसंद करता हूं। क्या आप हमेशा रूखे रहते हैं? सिर्फ उनके साथ जो मेरे समय के लायक नहीं हैं। लेकिन जब कोई मेरे नियमों को चुनौती देता है, उसने झुककर कहा। उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट थी। तो मेरी रुचि जाग जाती है। अवनी ने महसूस किया कि उनके बीच की हवा गर्म हो गई है। देवराज का तीव्र आकर्षण, जो उसके रूखेपन के पीछे छिपा था, अब सतह पर आ रहा था। अचानक देवराज ने अपना हाथ मेज पर आगे बढ़ाया और अवनी की कलाइयों को हल्के से छुआ, जहां उसने एक पतली सोने की चेन पहनी हुई थी। यह चेन तुम्हारे पिता की है ना? उसने पूछा। अवनी हैरान थी कि उसे कैसे पता चला। हाँ, तुम हमेशा उसे पहनती हो। ये तुम्हें ताकत देती है या ये सिर्फ एक कमजोरी है, एक याद जो तुम्हें पीछे खींचती है? अवनी ने अपनी कलाई खींच ली। ये मेरी ताकत और मेरी प्रेरणा है। देवराज मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अब व्यंग्य की नहीं बल्कि एक शिकारी की थी। अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हें ताकत की जरूरत पड़ेगी अवनी। मुझे लगता है कि ये 6 महीने का खेल अभी शुरू हुआ है और मैं हारने वालों को पसंद नहीं करता। रात का खाना समाप्त हो गया था, लेकिन अवनी जानती थी कि देवराज ने उसे एक और व्यक्तिगत चुनौती दी थी।
अब उनका संघर्ष सिर्फ डिजाइन और कागजात तक सीमित नहीं था, ये सीधे उनके दिलों और इच्छाओं पर केंद्रित था।